आईओ सावित्री सिंह यहाँ बैठी हुई है। कल से दौड़ाए जा रहे हैं कि आईओ नहीं है, आईओ नहीं है, आपकी अधिकारी नहीं है। ये मैडम को देखो जरा, कहाँ गए ये बैठी हुई है यहाँ पे। ये आईओ है, मैं विदेश से यहाँ तक की फाइट कर रही हूँ और इनके जैसे आईओ को केस दे दिया गया है कि केस को लंबा खींचो, जितना लंबा खींच सकते हो। इसमें आज हालत बुरी देख रहे हो तो लग रहा है कि लड़की एरी गहरी आकर बैठ गई है ऐसे। अक्सर पुलिस को देखकर लोग सेफ फील करने की बजाय घबराते हैं। एक गली जिसमें पुलिस खड़ी है, उस गली से इंसान तभी निकलता है जब उसके पास जाने का दूसरा रास्ता ना हो। तो इन सारी चीजों के पीछे का रीजन क्या है? देखिए, हमारे कुछ बेसिक राइट्स हैं जो हमें ना पता होने की वजह से छोटी छोटी जगहों पर हमें पुलिस से डर लगता है। एक छोटी सी एफआईआर लिखवाने के लिए हमें जुगाड़ की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो एफआईआर लिखवाने का जो प्रोसेस है वो हमें पता ही नहीं है। और कुछ लोगों को यह तक नहीं पता होता है कि अगर पुलिस घर से उठा रही है तो इसको क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं। और यह सब ना पता होने की वजह से जब भी आपका पाला इन सब चीजों से पड़ता है तो आपको डर ही लगेगा। देखो, ये जो राइट्स हैं बहुत ही बेसिक होता है, स्कूल में होने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आप अगर किसी बच्चे को एक बार ये सारी चीजें बता दोगे तो पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। देखो, आपने दो वर्ड्स सुने होंगे, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, और दूसरा सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जब इंडिया के अंदर कोई क्राइम होता है, मान लो मर्डर हुआ, तो आईपीसी कहता है कि 302 लगेगा। और चीटिंग हुई है तो आईपीसी कहता है कि इसके ऊपर आईपीसी सेक्शन 420 लगेगा। अटेम्प्ट टू सुसाइड है तो सेक्शन 300 लगेगा। बेसिकली आईपीसी डिफाइंड करता है उस पर्टिकुलर क्राइम को। मान लो कि अगर कोई डंडा घुमा रहा है तो वह क्राइम नहीं है, लेकिन अगर उस डंडा घुमाने से किसी का सर फूट जाता है तो वह क्राइम है। इस तरह आईपीसी हमें बताता है कि क्या क्राइम है और क्या क्राइम नहीं है। अब आईपीसी तो ठीक है, लेकिन ये सीआरपीसी क्या होता है? मान लीजिए कोई मर्डर हो गया है तो आईपीसी बता रहा होता है कि आईपीसी सेक्शन 302 लगेगी। लेकिन इसकी जांच करेगा कौन? पुलिस खुद जाकर यह डिसाइड नहीं करेगी कि तुम चले जाओ मर्डर की जांच करने। ये हमें सीआरपीसी बताता है। सीआरपीसी हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर केस की जांच किस रैंक का ऑफिसर करेगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा और क्या क्या स्टेप्स फॉलो होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी कॉलेज में गए, वहां आपको दो मैनुअल मिले। एक में यह लिखा है कि आपको रैगिंग नहीं करनी है, एक फिक्स टाइम के बाद कैंपस से बाहर नहीं जाने हैं। और दूसरा मैनुअल मिला है, उसमें लिखा है कि अगर आप ये करते हैं तो क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है। तो पहला वाला जो मैनुअल है वो आईपीसी हो गया और दूसरा वाला जो मैनुअल है वो सीआरपीसी हो गया। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं कि इंडिया के अंदर जब कोई क्राइम होता है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, ताकि आप अपने जरूरत के हिसाब से चीजें समझ लें। मान लीजिए आपके साथ अगर कोई घटना होती है तो सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करेंगे। इस केस में सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि पुलिस उनका एफआईआर नहीं लिखती है। देखो, जो एक्चुअल प्रोसीजर है उसमें जाते ही आपका एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। सबसे पहले आप एक कंप्लेन लिखेंगे। जिसे ये सब मालूम होता है वो घर से ही लिख कर ले जाते हैं और फिर उसकी रिसीविंग अपने पास रखेंगे। इसमें आप कहाँ रहते हैं इससे कोई मतलब नहीं होता है। जिस एरिया में आपके साथ क्राइम हुआ है उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर आप कंप्लेन लिखेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि पुलिस वाले परेशान करते हैं कि ये हमारे एरिया का केस नहीं है, आप दूसरे स्टेशन पे जाए। इसलिए लोग अपनी केस की कहानी उसी पुलिस एरिया के आसपास बताते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलना है, नहीं तो पुलिस वाले अपनी मनमानी करेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आपके साथ भी कोई इंसिडेंट होता है तो पुलिस स्टेशन जाए और रिटन कंप्लेन दीजिए और एटलीस्ट 72 आवर्स तक वेट कीजिए। क्योंकि रूल के हिसाब से जब आप कंप्लेन करते हैं तो पुलिस वहां पे जाती है, आसपास के लोगों से बात करती है, पता करती है कि जो आप कह रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसके बाद ही एफआईआर लिखती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि दो लोगों में लड़ाई हुई है तो जो पहले एफआईआर लिखने पहुंच गया उसकी एफआईआर पहले लिख दी जाएगी। अब जैसे ही एफआईआर लिख दी जाती है तो समझ लीजिए इंडिया में जितने भी केस चल रही है उसमें से एक केस आपका भी ऐड हो जाता है। एफआईआर का मतलब यह है कि अब यह जो केस है वो कोर्ट में जाना तय है। इस मसले का फैसला जो होगा वो अब कोर्ट से होगा। ऐसे 40 लाख केस इंडियन कोर्ट में चल रहे हैं। अब आप कहोगे कि सुनने में जितना सिंपल लग रहा है वैसा होता नहीं है। जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो कोई बात नहीं सुनता है और एफआईआर लिखने के लिए भी जुगाड़ चाहिए। देखिए, अगर आपका कंप्लेन जेन्युइन है और आपकी कंप्लेन नहीं लिखी जा रही है तो पीसीए, पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी,
वहां पे आपको कंप्लेन करनी है। लेकिन अगर वहां भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, टाइम लग रही है, तो आप अपने एरिया के सेंट्रल विजिलेंस अथॉरिटी में कंप्लेन डाल दीजिए। आपकी बात 100% सुनी जाएगी। ये जो डिपार्टमेंट है, इसका काम ही है कि अधिकारियों के खिलाफ जो कंप्लेन है, उस पे एक्शन लेना। लेकिन फिर भी आपको नहीं सुनी जा रही है, तो एक वकील से मिलिए, सारी सिचुएशन सुनाए और विद प्रूफ कोर्ट में जाए। अगर आपका केस जेन्युइन है, तो 100% आपका एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अब मान लिया, आपकी एफआईआर दर्ज हो गई। इसके बाद होता क्या है? देखो, इसके बाद पुलिस के पास 60 दिन का टाइम होता है इन सारी डिटेल्स की समरी बनाना विद प्रूफ, कौन कौन अक्यूज है, क्या क्या बरामद हुआ है, सारी इन्वेस्टिगेशन, इनफैक्ट क्या क्या आईपीसी की धारा लगी, एंड सब की एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में देना होता है। और इसको कहते हैं चार्जशीट। देखो, नॉर्मली पुलिस के पास 60 दिनों का टाइम होता है चार्जशीट कोर्ट में देने के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसा केस हो जिसमें सजा 10 साल से ज्यादा की हो, उसमें चार्जशीट तैयार करने में 90 दिनों का टाइम दिया जाता है। और ये चार्जशीट जो बनाता है, उसको आईओ कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ये जो आईओ है, वो केस की छानबीन भी करता है, मतलब कि लीड करता है पूरे केस को। और वो किस रैंक का ऑफिसर होगा, ये सीआरपीसी हमें बताता है। देखो, जैसे ही एफआईआर दर्ज होता है, पुलिस का कम डाउन शुरू हो जाता है। पुलिस को जिस पे भी शक होता है, उसको उठाती है। और पुलिस किसी को भी उठाकर पुलिस स्टेशन बुला ले पूछताछ के लिए। इस पर पुलिस का पूरा राइट होता है। लेकिन 24 घंटे से ज्यादा वो उसको अपने पास नहीं रख सकती है। और मारना तो बहुत दूर की बात है, गाली तक नहीं दे सकती है, इलीगल माना जाता है। भले उसने मर्डर तक क्यों ना कर रखा हो। देखो, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस उठाती है, तो 3 केस होते हैं। एक जिसने क्राइम किया है, दूसरा ये होता है कि आपकी किसी से दुश्मनी है और उसने सबसे साथ-साथ आपका भी नाम डाल दिया हो कंप्लेन में। और तीसरा होता है कि पुलिस को शक है आप पे, लेकिन आपने क्राइम किया नहीं है। देखो, केस ऐसे कुछ भी हो सकती है, लेकिन अब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है या उठाती है घर से, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। पहली चीज, जो भी पुलिस ऑफिसर होने चाहिए, वो यूनिफॉर्म में होने चाहिए, विद नेम बैच। और जब भी आपको अरेस्ट करेगी, तो एक अरेस्ट मीमो होता है, जिसमें डेट, टाइम, जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसका नाम, रीजन होता है कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। और एक विटनेस, जिसका साइन होता है। वो कोई भी हो सकता है, आपका लॉयर हो सकता है, आपके घर का कोई हो सकता है, या आपका करीबी हो सकता है। और बाहर से कहीं से आपको उठा रही है, तो 12 घंटे के अंदर आपके घर वालों को इन्फॉर्म करना होता है। और देखिए, इस पूरे प्रोसेस में पुलिस वाला कहीं भी आप पे हाथ नहीं उठा सकता है, गाली तक नहीं दे सकता है। ये एक इल्लीगल काम है। अगर वो ऐसा करता है, तो आप पुलिस के ऊपर भी एफआईआर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे, पुलिस वाले आते हैं, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं, हम उसमें क्या ही कर लेंगे। देखिए, ऐसे टाइम पे पुलिस वाले जो कह रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप उसकी बात मान लीजिए। और जैसे ही आप वहां से फ्री होते हैं, आप कार्रवाई कर सकते हैं। आपको करना क्या है? तो आप जो एसएचओ है, डीआईजी है, उसके पास कंप्लेन कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस के खिलाफ ही कंप्लेन करना, इससे कुछ होना नहीं है, बल्कि उल्टा पुलिस परेशान करेगी। देखिए, अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते हैं, तो आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भी कंप्लेन कर सकते हैं एसएचओ को या डीआईजी को। और रिसिप्ट अपने पास रखिए एज अ प्रूफ। उसके बाद आपके एक-एक कंप्लेन पीसीए, पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी। और अगर ये सब में भी आपको लगता है कि आपकी सुनी नहीं जा रही है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप अपने लॉयर से बात कीजिए। जो सारी कंप्लेन है, उसकी प्रूफ लेके कोर्ट से एफआईआर कीजिए। उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर जिसने आपके ऊपर हाथ उठाया है। एक बार एफआईआर दर्ज हो गई, तो आप इतना ध्यान रखिए, वो पुलिस ऑफिसर आपके घर के आगे पीछे दिखेगा, आपसे माफी मांगता फिरेगा, क्योंकि उसको भी अपनी जॉब से बहुत ज्यादा प्यार है। आपको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना है। बिना आपकी गलती के आपको मार रहा है, गाली दे रहा है, पुलिस स्टेशन में 24 घंटे से ज्यादा आपको रख रहा है। जिन केसेस में आप देखते हैं कि आपको 24 घंटे से ज्यादा 3-3, 4-4 दिनों तक पुलिस स्टेशन में रख रही है, उसमें सिंपल पुलिस ये करती है कि एंट्री ही नहीं करती है और 3-3, 4-4 दिनों तक रखती है। 24 घंटे से ऊपर अगर आपको पुलिस रखेगी, तो पुलिस को कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ेंगे। परमिशन के बिना आपको नहीं रख सकती है। देखो, अगर पुलिस को आपको 24 घंटे से ज्यादा आपको रखने हैं, तो कोर्ट में एप्लीकेशन देने होंगे कि सबूत जमा करने में उनको ज्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए पुलिस कस्टडी बढ़ा दीजिए। और कोर्ट भी 14 दिन से ज्यादा पुलिस कस्टडी नहीं दे सकता, और वो भी एक साथ नहीं देता है, 3-3, 4-4 दिन करके देता है। तब जाके 24 घंटे से ज्यादा पुलिस अपने पास किसी को रख सकती है। अब मान लीजिए 14 दिन पूरे हो गए, उसके बाद क्या? देखो, दो चीजें आपको समझनी होगी। एक होती है पुलिस कस्टडी और दूसरी होती है जुडिशल कस्टडी।
पुलिस कस्टडी जिसमें पुलिस रखती है अपने पास, और जुडिशियल कस्टडी यानी कि अब आप मजिस्ट्रेट की निगरानी में रहेंगे। मगर मजिस्ट्रेट तो आपको अपने घर में रखेगा नहीं, किसी जगह पे रखेगा, और उस जगह को कहते हैं जेल। जुडिशियल कस्टडी में भी 14 दिन से ज्यादा नहीं रखी जा सकती है। 14 दिन के बाद फिर से अप्रूवल लेकर जुडिशियल कस्टडी बढ़ती है, और यह हर 14 दिन में तब तक बढ़ती है जब तक कि आपको बेल मिल जाए, या आप निर्दोष साबित हो जाएं, या आपका केस क्लोज हो जाए। अगर ये तीनों में से एक भी चीज नहीं होती है तो आप वहीं जेल में रहेंगे, और हर 14 दिन में जुडिशियल कस्टडी बढ़ेगी। अब एफआईआर के बाद यहां से पुलिस को चार्जशीट देनी होती है 60 दिनों के भीतर, और अगर 10 साल से ज्यादा लंबा वाला केस है तो 90 दिन के अंदर। अगर पुलिस 60 दिनों के भीतर चार्जशीट नहीं दे पाती है तो जो भी अक्यूज्ड है वो बेल ले लेता है। ये तो चार्जशीट पुलिस बनाकर देती है कोर्ट में। अगर कोर्ट इसे एक्सेप्ट कर लेती है तो इसका मतलब कि अब मुकदमा शुरू होगा। और ऐसा नहीं है कि पुलिस ने जो चार्जशीट बनाकर दिया है वो फाइनल हो जाता है। अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ धाराएं जबरदस्ती लगाया गया है एविडेंस के हिसाब से, तो उसको हटा भी सकता है। और जब फाइनल चार्जशीट एक्सेप्ट हो जाती है तब ट्रायल की डेट दी जाती है और मुकदमा शुरू की जाती है। अब कोर्ट में हर एक चीज डिस्कस की जाती है, गवाह आते हैं, सबूत दिए जाते हैं, उसके बाद ही जज फैसला सुनाता है। मान लीजिए अगर आपको अपराधी बता दिया जाता है तो आप हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं, और वहां से भी अगर आपको लगता है कि फैसला आपके हक में नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देखो, 3 कोर्ट होते हैं इंडिया में। पहला लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट। जिस डिस्ट्रिक्ट में क्राइम होता है उस डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में केस जाता है। हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है और पूरे इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता है कि सारा गवाह फिर से आता है, बल्कि जो जजमेंट लोअर कोर्ट में दिया गया होता है उसको रिव्यू किया जाता है। और अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगे कि किसी गवाह को अच्छे से ग्रिल नहीं किया गया तो उस केस में चाहे तो गवाह को फिर से बुला सकती है, वरना जो जजमेंट आया हुआ है लोअर कोर्ट से उसी को रिव्यू किया जाता है। फिर जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आपको सजा सुना दी जाती है तो आपको उस केस में सजा काटनी होती है। उसको कोई नहीं रोक सकता है, और जो बेल ले रहे होते हैं वो भी बंद हो जाती है, सिर्फ पैरोल मिलता है। अब ये वेल और पैरोल में डिफरेंस क्या होता है? देखो, जब तक आपका जुर्म साबित नहीं होता है आपको क्रिमिनल नहीं माना जाता है। ऐसे में यदि कोर्ट को लगता है कि केस भी लंबा चलेगा और यह बाहर जाकर सबूत को खराब नहीं कर सकता है तो सिचुएशन देकर कोर्ट बेल दे देता है। ये बेल भी आपको तभी मिलता है जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आपका केस अपील किया गया हो। और पैरोल आपको तब मिलता है जब कोई सिचुएशन ऐसी हो, जैसे कि कोई मर गया हो, कोई बच्चा हुआ हो या कोई शादी हो।